अगर आप पीछे पढ़ेंगे, जैसे हम केंद्र की विधायिका पढ़ रहे थे, केंद्र पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने अनुच्छेद पढ़ा था 73। अनुच्छेद 73 में क्या था? संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति करेगा, ये था। संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। नमस्ते, यही तो था। अब अगर इसी से तुलना करके अगर आप इधर देखो, राज्य में ये किसकी बात हो रही थी? संघ की। जैसे अपने कल राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना की थी, उसी तरह अगर हम राज्य की बात करें तो आर्टिकल कौन सा अगला? 162। इसमें किस किस कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। अब संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति करता है और राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया था? राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद। इसमें किसका उल्लेख है? मंत्रिपरिषद। किसको सहायता प्रदान करने के लिए? राष्ट्रपति को। किसको सहायता प्रदान करने के लिए होगा? राष्ट्रपति को। कल बताया था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग होता है और राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग होता है। अगर राष्ट्रपति कार्यपालिका के रूप में काम कर रहा है तो कार्यपालिका के अंग कौन कौन है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है। ये लोग किसके हो जाएंगे? कार्यपालिका के। तो राष्ट्रपति जब कार्यपालिका के रूप में काम कर रहा है तो उसकी सहायता करने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। ये पढ़ा था पीछे। और इस जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? एक तो मंत्रिपरिषद के बारे में और प्रधानमंत्री का पद ये अलग से भी लिखवा दिया था कि अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री का पद किसमें तो आप 74 बताना। ठीक, हाँ, जब आपसे पूछे प्रधानमंत्री का पद तो किसमें है? 74 में। अब इधर कौन सा आर्टिकल आएगा? 163। जब वहां राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी तो राज्यपाल को भी तो सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और इसमें क्या कहा गया है? राज्यपाल की सहायता के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और ये जो मंत्रिपरिषद होगी इसका प्रमुख कौन होगा? मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री को। तो जो बात 74 में कह रहा है सेम बात किसमें? 163 में कह रहा है, 163 में। वहां राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए या राज्यपाल को? क्योंकि जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है राज्य में वो काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 74 था 75। आपसे पूछिए, बताओ मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख किसमें है? तो इसमें क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री का पद 163 में, प्रधानमंत्री का पद 74 में। इधर जो 75 आया तो 75 में क्या है? नियुक्ति। किसकी? मंत्रिपरिषद की और प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, मतलब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। फिर इसमें राज्य में आ जाएंगे तो कौन सा आएगा? 164। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती तो मुख्यमंत्री की भी क्या होगी? नियुक्ति होगी। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता से क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक। 73 संघ की कार्यपालिका विस्तार, 62 राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार।
163 राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, 74 में था राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, और इसमें ही था प्रधानमंत्री का पद, इधर इसमें था मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा 164 में, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, वो किसमें है? 75 में। कल ही बता दिया था कि एक तरफ अगर आपको क्रम पता होना चाहिए, जैसे हमने राष्ट्रपति देखा उसी क्रम में राज्यपाल देखा। सबसे पहले राष्ट्रपति का पद, फिर राष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया है? राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल, योग्यताएं, शर्तें और शपथ। सेम क्रम किसमें है? राज्यपाल में है। राज्यपाल का पद, फिर राज्यपाल का कार्य क्या होगा उसकी बात कर रहा है। राज्यपाल का निर्वाचन होता नहीं है, फिर राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति, फिर राज्यपाल का कार्यकाल। जब राष्ट्रपति के लिए शर्तें थी तो इसके लिए क्या है? शर्तें हैं। राष्ट्रपति की शपथ थी, इसकी भी क्या है? शपथ है, ठीक। तो सेम क्रम उसमें है राष्ट्रपति वाले में, वही क्रम किसमें रहेगा? राज्यपाल के बारे में रहेगा। यहाँ सेम क्रम जो संघ में है वही सेम क्रम किसमें हो जाएगा? राज्य में हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा था 76 में किसे पढ़ा था? महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होगा? केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील जो होगा या केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होगा, वो कौन होगा? महान्यायवादी। तो इधर कौन सा पद आ जाएगा? अनुच्छेद आएगा 165, जिसमें किसकी बात करेगा? महाधिवक्ता। किसकी बात करेगा इसमें? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता कौन होगा? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, इसे कह देते हैं अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल। उसे क्या कह देते? अटॉर्नी जनरल। इसे क्या कहेंगे? एडवोकेट जनरल। जो कार्य महान्यायवादी का किसमें है? केंद्र में, वही कार्य महाधिवक्ता का किसमें है? राज्य में है। महान्यायवादी की योग्यता क्या थी? कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो। तो महाधिवक्ता की योग्यता क्या हो जाएगी? वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो, ठीक। कार्यकाल कितना है महान्यायवादी का? महान्यायवादी का कार्यकाल कितना है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो महाधिवक्ता का कार्यकाल भी किसके अनुसार होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक। जैसे वहां आपने पढ़ा था कि महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, सेम इसी तरह से महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। एक दूसरे ये बताया था कि कोई भी मंत्री किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है अगर वो मंत्री है तो, लेकिन मंत्री होने के आधार पर वो वोट नहीं कर सकता। अगर मान लो कोई व्यक्ति राज्यसभा से है सदस्य और मंत्री बनाया गया है, मंत्री तो कहीं से बन सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और मंत्री बनाया गया है तो व्यक्ति लोकसभा की बैठकों में भी हिस्सा ले सकता है, ठीक। किस आधार पे? मंत्री पद के आधार पे। अन्य सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते। अन्य सदस्य तभी बैठ सकते हैं जब संयुक्त बैठक हो, ठीक। जैसे मान लो बीजेपी में मान लो 200 सदस्य हैं, इन 200 सदस्य में से हमने मान लिया 25 सदस्य मंत्री हैं, ये 200 सदस्य लोकसभा के हैं। राज्यसभा में हमने मान लिया इसके 100 सदस्य हैं, इस 100 सदस्य में से 10 सदस्य मंत्री हैं, ठीक। तो ये जो 10 सदस्य हैं ये लोकसभा की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन बचे हुए जो 90 सदस्य हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते। वो तभी लेंगे जब संयुक्त बैठक होगी। इसी तरह इसमें से जो 175 बचे हैं ये राज्यसभा की बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकते, बल्कि ये 25 हैं जो मंत्री है वो हिस्सा ले सकते हैं। जब ये मंत्री जो 25 है राज्यसभा की बैठक में हिस्सा लेंगे तो वो राज्यसभा में वोट नहीं कर सकते, और इसी तरह से ये 10 जब लोकसभा में हिस्सा लेंगे तो ये लोकसभा में वोट नहीं कर सकते। मतलब व्यक्ति वही वोट कर सकता है जिस सदन में वो क्या है? सदस्य है। जिस सदन में सदस्य नहीं है तो वोट नहीं कर सकता। कुछ विशेषताओं के आधार पर भाग तो ले सकता है, जैसे मंत्री है तो भाग ले लेगा, महान्यायवादी है तो भाग ले सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता जब तक कि वो क्या ना हो सदस्य ना हो तब तक। यहां तक किसी कोई दिक्कत बताओ? नो दिक्कत। किसकी नियुक्ति नहीं होती? इनके लिए परीक्षा होती है, देखेंगे बाद में दिखाना।
अब आपने वहां एक आर्टिकल पढ़ा था संघ में, अगर बात करें 76 के बाद 77 78 के बाद एक आर्टिकल था 79। ठीक, अब इधर अभी कहां तक पहुंच गया है राज्य में? लास्ट आर्टिकल अभी कौन सा लिखवाया था? 165। इधर 2 छोड़े थे, इधर भी 2 छोड़ो, इधर 2 छोड़े तो 79 आया, इधर को छोड़ेंगे तो कितना आएगा? 168। कितना आएगा? 168। अब ये छोड़े क्यों? क्योंकि बीच के आर्टिकल ना तो उधर महत्वपूर्ण थे ना इधर महत्वपूर्ण है। ठीक, उधर तो हो सकता है शायद आपको लिखवाए भी हो वो वाले। तो 79 में किसका उल्लेख है? संसद का। जो कार्य केंद्र में संसद करेगी, सेम कार्य वो राज्य में कौन करेगा? विधानमंडल। कल बता ही दिया था विधानमंडल के बारे में। संसद के अंग कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक, विधानमंडल के अंग कौन कौन से होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद हो, इसका उल्लेख भी आगे आएगा। ठीक, सेम जो शक्तियां और जो योग्यताएं लोकसभा के लिए होंगी, सेम शक्तियां विधानसभा और योग्यताएं विधानसभा के लिए होंगी। जो शक्तियां राज्यसभा के लिए केंद्र में होंगी, सेम शक्तियां विधान परिषद के लिए होंगी। जो योग्यताएं राज्यसभा के लिए होंगी, वही योग्यताएं विधान परिषद वाले के लिए होंगी। जो शक्तियां और योग्यताएं राज्यपाल के लिए हैं, वही शक्तियां और योग्यताएं राष्ट्रपति के लिए हैं। केंद्र की और तुलना करेंगे तो अब आप कहोगे सर कैसे समान हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ निर्वाचन किसी और तरह से होता है या नियुक्ति होती है। भैया राष्ट्रपति के अधीन काम कर रहा है कौन? राज्यपाल। केंद्र में अगर राज्य में पूछा जाएगा सर्वोच्च कौन है? राज्यपाल। केंद्र में सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति है। ये दोनों किसके लिए काम कर रहे हैं? राज्यपाल के लिए। वो दोनों किसके लिए काम कर रहे हैं? राष्ट्रपति के लिए। ठीक, तो ये तो हो गया। फिर अगला आर्टिकल कौन सा था इधर? 80। 80 में किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा। इधर जब 80 आया तो इसका बढ़ के कितना आ जाएगा? 169। अगर वहां राज्यसभा तो क्या होगा? विधान परिषद। क्या होगा? विधान परिषद। क्या प्रत्येक राज्य में विधान परिषद होता है? नहीं। तो यहाँ इतना ऐड कर दिया गया है कि विधान परिषद का जो गठन है वो कोई भी राज्य स्वेच्छा से कर सकता है। तो इसमें जो चर्चा है विधान परिषद के गठन की चर्चा। पूछेगा किसी राज्य में विधान परिषद गठन करने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडल। कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल। कोई भी राज्य विधानमंडल अपनी स्वेच्छा से अपने विधानमंडल में विधान परिषद का गठन कर सकता है। जब भी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होगा तो उसके विधानमंडल के कितने अंग होंगे? 2। एक तो विधानसभा और दूसरा राज्यपाल। ये राज्यपाल और विधानसभा ये जरूरी है, दोनों ये होंगे ही होंगे अगर कहीं विधानमंडल की व्यवस्था है। लेकिन विधान परिषद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये इच्छा निर्भर है किस पे? राज्य पे। अगर वो चाहे तो अपने विधान परिषद का गठन कर ले, चाहे ना करे। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 169 में। जिस राज्य में राज्यसभा वाला काम होता है, अगर जहां विधान परिषद नहीं है तो ये जो सदन है ये बहुत ज्यादा जरूरी विधान परिषद है नहीं। देखो कार्य जो विधान परिषद का वो ये है कि अगर जैसे आप कई जगह आपने पढ़ा होगा कि कई जगह राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं, जैसे धन विधेयक को लेकर राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है। ये भी इतना पावरफुल नहीं है जितना क्या है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा से सारे कार्य डिपेंड किस पे हैं? लोकसभा पे। राज्यसभा अगर एक बार को कोई चीज पारित नहीं भी करती, जैसे धन विधेयक के संदर्भ में ले लो, तब भी काम हो जाएगा लोकसभा से। तो इनमें महत्वपूर्ण कौन सा है? लोकसभा। तो इसलिए व्यवस्था की गई कि जरूरी नहीं कि हर राज्य अपने यहां विधान परिषद का गठन करे।
जहां विधान परिषद का गठन नहीं है वहां केवल कौन काम कर रहा है? विधानसभा। जैसे जहां धन विधेयक को लेकर राज्यसभा की शक्ति नहीं है वहां कौन काम करेगा? लोकसभा। तो एक बार को आप ऐसे समझ लो जैसे धन विधेयक जब आप पढ़ेंगे तो राज्यसभा है ही नहीं, यही राज्यसभा का कोई महत्व नहीं धन विधेयक में। तो जैसे आप धन विधेयक को मान लो कि राज्यसभा नहीं है, उसी तरह अदर राज्यों में आप ये मान लो कि जहां विधान परिषद नहीं है वहां सारे काम कौन करेगा? विधानसभा करेगा। इसका कोई इतना बड़ा महत्व ही नहीं होता है। ये तब एक तो ये उस हिसाब से सही है। देखो आपसे ही पूछा जाए राज्यसभा के सदस्य कहां से आए, तो आप कहोगे राज्यों से। तो ये एक प्रकार से जरूरी इसलिए होता है कि राज्य का बहुमत बना रहे। ठीक, राज्यसभा के सदस्य कहां से आए? राज्यों से आए, क्योंकि विधायकों ने निर्वाचन किया है। अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद के सदस्य कहां से आए हैं? राज्य में से ही आए हैं। और विधानसभा के भी सदस्य कहां से आए हैं? राज्य। तो ये दोनों प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं? राज्य का ही कर रहे हैं ना। तो इसमें से अगर ये नहीं भी होगा क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, तब भी ये काम करेगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन जरूरी है विधानसभा। यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रतिनिधित्व जरूरी है, किसमें? संसद में। अगर ये विधान राज्यसभा नहीं होगा तो राज्य की बात कौन रखेगा संसद में? इसलिए ठीक, यहाँ तो दोनों राज्य के ही है और इसमें जरूरी क्या है? विधानसभा जरूरी। ये दोनों राज्य के, ये केंद्र के लिए तो काम कर नहीं सकते, तो इसलिए विधान परिषद नहीं भी होगा तब भी काम कौन करेगा? विधानसभा काम करेगा। और ये इतना जरूरी भी नहीं है, ये इसलिए और होता है जैसे कोई बड़ा राज्य है तो वहां बहुत सारे नेता हैं, तो बोले कुछ नहीं है तो तुम्हें विधान परिषद के सदस्य बना देंगे, काम इतना बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक, तो कुछ राज्य जैसे विधान परिषद अपना नया गठन कर रहे हैं, कुछ राज्य क्या कर रहे हैं? विधान परिषद को समाप्त कर रहे हैं। ठीक, तो ये राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के गठन की चर्चा है, कोई अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकता है अपने यहाँ। फिर इधर आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, कौन सा, किसकी बात कर रहा है? लोकसभा की। किसकी बात करेगा? लोकसभा। जो काम वहां लोकसभा कर रहा है वहां ये काम कौन करेगा? और कौन सा आर्टिकल आ जाएगा जिसमें किसकी बात की गई है? विधानसभा। जो शक्तियां लोकसभा के पास होती केंद्र को लेकर, वही किसके पास है? इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। निर्वाचन इसका कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि लोकसभा का निर्वाचन भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। ठीक, जो नाम लोकसभा के हैं वही सारे नाम किसके होंगे? लोकसभा के नाम क्या क्या थे? निम्न सदन, प्रथम सदन, युवाओं का सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन। यही सारे नाम किसके हैं? विधानसभा के। जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, युवाओं का सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन। सेम, क्योंकि आयु कितनी है दोनों के लिए? बराबर है ना, 25-25 वर्ष। ठीक, जैसे आप राज्य में केंद्र में आपने पढ़ा था धन विधेयक केवल कहां पेश किया जाएगा? सेम यही है कि धन विधेयक केवल कहां पेश किया जाएगा? बजट केवल किसमें पेश किया जा सकता है? तो यहाँ बजट केवल किसमें पेश किया जाएगा? विधानसभा में। कोई भी व्यक्ति दल बदल का दोषी कौन निर्णय करेगा? कोई भी व्यक्ति दल बदल का दोषी कौन निर्णय करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। है कुछ? कल बताते कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कॉपी में पेश करना है केवल, बस आर्टिकल के क्रम भी वही है। देख रहे हो, 2 छूटे थे तो वहां भी छूटे हैं और 2 भी यहां छूटे हैं, लेकिन इतना ध्यान दोगे तब ना। क्रम, अगर आपने क्रम याद कर दिया, राष्ट्रपति का अगर आपको क्रम पता है तो राज्यपाल का क्रम याद करने की जरूरत नहीं है। पहले पद बनाया जाएगा तो कार्य दी जाएंगे, फिर नियुक्ति की बात होगी या निर्वाचन की बात होगी। अगर नियुक्ति निर्वाचन होगा फिर कार्यकाल की बात होगी, कार्यकाल हो गया तो योग्यताएं होंगी, फिर शर्तें होंगी, शर्तें के बाद फिर शपथ होगी। कतई नहीं भटकना है कहीं, सेम वही क्रम है। अब इसमें एक आर्टिकल आया 173, किसमें?
171 किसकी बात कर रहा है? विधान परिषद की। अब यहाँ जो काम राज्यसभा का था वो अब किसमें बताया गया? यहाँ 171 में बताया गया है। 171 में दिया गया है विधान परिषद। फिर जो काम विधान परिषद यहाँ राज्यसभा के थे वो सारे नाम किससे होंगे? विधान परिषद के। ये आपको ध्यान रखना कि विधान परिषद के गठन की चर्चा है, यहाँ पे विधान परिषद दिया नहीं गया है, कोई राज्य चाहे तो कर सकता है। वो विधान परिषद के बारे में विधान परिषद हाई किया, ये किसमें दिया गया है? 171 में। आपसे पूछेगा विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 171 में। और विधान परिषद के गठन का उल्लेख किसमें है? 169 में। ठीक। विधान परिषद का अन्य नाम क्या हो जाएगा? उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन, वरिष्ठों का सदन, ठीक। ये किसके नाम हो जाएंगे? विधान परिषद के। इली नाम किसके थे? राज्यसभा के थे। इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 30 वर्ष। तो इसके लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। इसका निर्वाचन कैसा है? अप्रत्यक्ष। तो इसका भी निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। अब बताओ इसमें क्या याद रखने वाली बात है? कुछ नहीं। ठीक। हाँ, इसमें इतना और ध्यान रखना है कि जो टोटल आपकी विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों की 1/3 क्या हो सकती है? विधान परिषद सीटें हो सकती है। किसमें? राज्य में। आप इससे ज्यादा विधान परिषद सीटें नहीं बना सकते। देखो, स्वेच्छा किसकी है? विधानमंडल की। वो अपने यहाँ राज्य किसका गठन कर ले? विधान परिषद का गठन कर ले। लेकिन इसमें रोक क्या है कि आप 1/3 से ज्यादा सीटें नहीं बना सकते। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? हमने मान लिया 400 है, मान लो 403 है, 400 है, तो इसका 1/3 कितना होगा? 402 मान लो। अभी कट जाएगा ना 3 से, कितना हो जाएगा? 134 होगा ना? 164 कैसे हो जाएगा? ठीक है, 134। कितनी सीटें हो सकती है अधिकतम? उत्तर प्रदेश में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 134। लेकिन है कितनी वर्तमान में? वर्तमान में विधान परिषद में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 100। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वर्तमान में कितनी सीटें हो सकती है? इससे ज्यादा सीटें नहीं बनाई जा सकती। मैक्सिमम बन सकती हैं किसी भी राज्य में। अगर कोई राज्य अपने यहाँ विधान परिषद का गठन कर रहा है तो केवल वो विधान परिषद में उतनी ही सीटें बना सकता है जिसकी विधानसभा में जितनी उसकी सीटें हैं उसका 1/3। हाँ, 33% कह सकते हो। इससे ज्यादा सीटें नहीं बना सकता। ठीक। बनाने का जो स्वेच्छा है वो तो विधानमंडल पे है, लेकिन विधानमंडल कितनी सीटें बनाएगा इस पे रोक लगी हुई है कि वो 1/3 से ज्यादा सीटें नहीं बना सकता है। ठीक है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद, एक बार इसे चेक कर लेना, अगर कुछ चेंज ना हुआ तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। आई थिंक इसमें से आंध्र प्रदेश ने खत्म किया है। आंध्र प्रदेश ने खत्म किया है, पश्चिम बंगाल में बढ़ाया गया है, लेकिन इसका फाइनल भी वो नहीं हुआ है, अभी क्लियर नहीं हुआ। तो अभी ये 6 राज्य, दूसरे राज्य में विधान परिषद की सीटें पूछेगा, उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है, ये बड़ी बात है। नहीं, लोकसभा पूछता है। जब भी सीटें पूछेगा ध्यान से देखना, या तो लोकसभा की सीटें पूछेगा, देखो पूछने का भी कारण बताएं क्यों पूछेगा। आपसे मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें पूछ सकता है। ठीक। हाँ, पूछता कुछ नहीं है, वो अपने दिमाग से पूछता है। आपसे मध्य प्रदेश की पूछ सकता है, राजस्थान की पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ की पूछ सकता है, और अभी कर्नाटक में वो कहाँ, इनकी विधानसभा, जहां भी विधानसभा चुनाव हुए वहां की आपसे विधानसभा सीटें पूछ सकता है। ठीक। हाँ, विधानसभा सीटें याद कर लो बस, थोड़ा थोड़ा फोकस कर लेना उनकी लोकसभा सीटों पर भी तो हो सकता है, लेकिन विधान परिषद की नहीं पूछता कभी भी। विधान परिषद की जब भी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश की पूछेगा। ये अनुच्छेद 173 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, भाई योग्यताएं यही थी जो अभी बताई हैं, इसमें याद ही नहीं करना कुछ, सेम उसी तरह होंगी जैसे विधानसभा के लिए तो वो योग्यताएं होंगी जो लोकसभा के लिए होती हैं, और विधान परिषद के लिए भी योग्यताएं होंगी जो राज्यसभा के लिए होती हैं। लिखा हुआ है सेम, नोट्स में लिखा है।
ठीक, अनुच्छेद कौन सा? 173। किसकी योग्यता है? विधानमंडल सदस्यों की। आपसे पूछा गया, बताइए विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? दो। अंक कितने होते हैं विधानमंडल के? 3। तो दोनों सदन होते हैं, जैसे एक तो होता है विधानसभा और दूसरा कौन सा है? विधान परिषद। आपसे पूछेगा, बताइए विधानसभा सदस्य की योग्यता है। आपको तो लोकसभा सदस्य की पता है आपको? बोले हाँ भाई, उसी के अनुसार लिख लेना। ठीक, ऐसा लिखा ना उसने एग्जाम में। आपसे पूछे, बताओ विधान परिषद सदस्य की योग्यता, तो उससे कहना आपने राज्यसभा को तो जानते ही होंगे। बोले कहेगा हाँ जानते हैं। बोले बस राज्यसभा को जानते तो राज्यसभा के अनुसार कर लेना। ठीक, तो विधानसभा सदस्यों की वही योग्यता होंगी, दोबारा लिखवाने का मतलब ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है। इसके लिए 25 वर्ष, इसके लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बस। इसमें भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो। क्या ऐसे जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ना हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये कह सकते हो पढ़ाई लिखाई के आधार पर कोई योग्यता नहीं है। अच्छा, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं करें, योग्यता में ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। आपके अनुसार योग्यता में ये होना चाहिए कि पढ़ा लिखा हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसका कारण है, इससे लोकतंत्र की जो प्रक्रिया वो प्रभावित होगी, क्योंकि जिस बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। जहां एक तरफ समान राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, फिर वो कैसे हो सकता है? जैसे गांव में कोई व्यक्ति है, नहीं पढ़ पाया, आपने सेट कर दिया मानक, बोले लोकसभा सदस्य बनने के लिए बीटेक जरूरी है, साक्षरता होना चाहिए। देखो, साक्षर तो मोस्टली सब लोग होते हैं। देखो, ये तभी लागू कर सकते हैं जब उस तरह की तुम शिक्षा व्यवस्था लागू करो, और शिक्षा व्यवस्था लागू करने के 20 वर्ष के बाद अगर तुम इस तरह के प्रावधान करते तो ठीक भी लगता है। अचानक से अगर तुमने ये कह दिया कि चलो कंपलसरी है, तो फिर तो गांव में भी बहुत सारे लोग प्रधान नहीं बन पाएंगे। ये पहले एक अध्यादेश लाया जाए सरकार के तहत, तो उसमें बता दिया जाए कि आने वाले 30 वर्ष के बाद ऐसा होगा। बहुत सारे ऐसे नियम आए जो 30 वर्ष तक रिजर्व की गई सीटें, चीजें 30 वर्ष के बाद बोले 30, जैसे मान लो हमने उन्मूलन की बात करते हैं, पोलियो उन्मूलन की बात करते हैं, तो एक दिन का टारगेट थोड़ी होता है, 20-25 वर्षों का टारगेट बनाते हैं, 50 वर्षों का टारगेट बनाते हैं। ठीक, कार्बन इमिशन का 0% जब बनाते तब भी हमने 20-25 वर्षों को बनाया है। तो जब भी कोई टारगेट बनाते हैं हम, तो लंबा टारगेट बनाते हैं। तो ये हो सकता है कि सरकार ये कहे कि 2050 के बाद ये साक्षरता रखी जाएंगी लोकसभा के लिए, ये राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए, प्रधान के लिए, सबके लिए बता दो आप। तो व्यक्ति पढ़ेगा, कहेगा नौकरी के लिए भी पढ़ना है और इलेक्शन के लिए पढ़ना है, तो ये चीजें जाके फिर आप लागू कर दो कंपलसरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो सकता है, लेकिन अभी से ये कर देना ठीक नहीं है। साक्षर तो सभी होते हैं, साक्षर तो थोड़ा बहुत सभी होते हैं। भाई देखो, अगर आप ये मानते कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत समझदार होता है तो गलत बात है। पढ़े लिखे व्यक्ति भी बहुत ज्यादा बेहूदे टाइप के होते हैं। हाँ देखो, सही बता रहे, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह कोई पढ़ा लिखा आ गया, तो पढ़ाई लिखाई के आधार पर तय नहीं कर सकते। अगला आपका टॉपिक है हाई कोर्ट। अनुच्छेद कौन सा है? 214।
उच्च न्यायालय आर्टिकल कौन सा है? 214। आर्टिकल 214 में किसकी बात कर रहा है? उच्च न्यायालयों की स्थापना की व गठन। अब आपने पीछे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो पढ़ी थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां कहां की गई? सबसे पहले उच्च न्यायालय कहां हुई थी? कोलकाता, मुंबई और मद्रास। कितनी प्रेसिडेंसियां थी? क्या यही तीनों प्रेसिडेंसी नहीं थी? यही तीनों प्रेसिडेंसियां थी। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों में किसकी स्थापना की गई? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए अलग अलग एक एक उच्च न्यायालय। इन तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1862। तो सबसे पहले ये तो शायद पीटी किसी में पूछा गया था कि कोलकाता। अब आपसे पूछे कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में 1774 में। पूछे कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना। ये तीन कौन से न्यायालय थे? प्रेसिडेंसी उच्च न्यायालय थे। तीनों प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। फिर अब सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका उत्तर प्रदेश वाला। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। इतना महत्वपूर्ण है, ऐसा समझ लो पूछा जाएगा आपसे, हमें लग रहा है ये पूछा जाएगा आपसे कि बताइए सर्वोच्च उच्च न्यायालय की स्थापना प्रयागराज में कब हुई थी? 1866 में। लिखा नहीं है क्या? लिखा है 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई। क्या पूछेगा क्वेश्चन तो बताओ। संघीय व्यवस्था पूछ लिया 1935 में। तो हम सरकार का गठन कर रहे थे, कहाँ हुआ प्रयास? तो 1935 से हुआ। तो अधिनियम कौन सा है? 35 के अधिनियम नहीं आया, बस 35 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, आपने पढ़ा होगा उसमें। लेकिन संघीय सरकार का गठन नहीं हो सका, तो 1937 में संघीय न्यायालय। तो भी जैसे आपसे पूछा जाएगा कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? अब आपसे ये पूछा कि संघीय व्यवस्था कब स्थापित की गई। अगर ऐसे पूछ रहे केंद्र में संघीय व्यवस्था, तो आपको पता 1935 से लिखवाया भी। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, और तो द्विसदनीय व्यवस्था थी उसे हटा के राज्य में स्थापित कर दिया गया। या पढ़ना उसे सही से लिखा होगा। केंद्र में द्विसदनीय पूछेगा तो 1919 में, और पूछेगा राज्य में पूछेगा तो 1935 के अधिनियम के तहत। हाँ आकाश सर, आकाश सही कह रहे हैं सब। अरे सब सही कहते हैं। ठीक। तो हाईकोर्ट की स्थापना व गठन, इसमें यह भी कहा गया कि एक ही राज्य के लिए एक ही हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है, दो या दो से अधिक के लिए। अब आपको पता है जब गठन हुआ था राज्यों के रूप में गठन हुआ 1956 में, कितने राज्य बनाए गए? केंद्र शासित प्रदेश कितने? 6। ये कब की बात है? 1956। इससे पहले प्रांतों की संख्या थी 11। आजाद जब हुआ भारत में कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। और ये जो 11 प्रांत थे सब में अलग अलग क्या था? हाईकोर्ट था। तो आजादी के समय 11 राज्य थे, 11 राज्यों में सब में क्या था? अलग अलग हाईकोर्ट था। नए राज्यों की स्थापना होती चली गई, लेकिन हाईकोर्टों की स्थापना नहीं हो पाई। और नहीं हो पाई तो अब क्या है, कई ऐसे हाईकोर्ट है जो एक से अधिक राज्यों का कारोबार देख रहे हैं। ठीक। तो वही वाले आपको महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो एक से अधिक राज्यों का कारोबार देख रहे हो। ठीक। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं।
जिसमें आपसे सबसे नवीनतम वाला पूछेगा। चल नहीं रही, देख रहे यहां तक आ रहा है ना, बहुत नीचे तक आ रहा है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं और नवीनतम पूछिए आपसे तो नवीनतम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 2019 में। ये कहां स्थित है? अमरावती। किस राज्य का है? ये है आंध्र प्रदेश का। तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती उच्च न्यायालय। अमरावती उच्च न्यायालय किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ तेलंगाना के रूप में, तो आंध्र प्रदेश का जो राजधानी थी हैदराबाद उच्च न्यायालय भी था, तो वो किसके साथ चला गया? तेलंगाना के साथ। तो इन्होंने अपनी नई राजधानी में बनाई है कौन सी? अमरावती। और नया हाईकोर्ट बना है 2019 में, जो 25वां उच्च नवीनतम उच्च न्यायालय है। किसकी हो रही है? तो हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन हैदराबाद थी ना पहले, वो बता रहे हैं हम। पहले जो संयुक्त राजधानी थी वो हैदराबाद थी। अरे शांत रहो। क्या? अच्छा, आपने देखा है? आप क्या करने गए थे उधर नवाबों के शहर में? हाँ, कहते थे तुम? कभी नवाबों जैसे लग रहे हो। आएगा किसका? क्या क्या देखा तुमने वहां? अब आपसे पूछेगा, ये बताइए हाई कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी। किस राज्य की थी ये? केरल हाई कोर्ट की। अन्ना चांडी, ठीक। और अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो कौन है? लीला सेठ। ये कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। ठीक। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब आपने पढ़ा था, तो कोई भी महिला वहां मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश पूछेगा तो फातिमा बीवी। ठीक है। हाईकोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं, बहुत सारे राज्यों में बन चुकी हैं। ठीक। लेकिन लीला सेठ जो है, ये पहली महिला थी किसी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली। बाकी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें महिलाएं मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है पहली महिला जो किसी राज्य के हाईकोर्ट की न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनी, वो कौन थी? लीला सेठ। और पहली महिला जो किसी राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनी, वो कौन थी? अन्ना चांडी। ये दोनों आप बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक। फिर आपको दो वाले राज्य याद रखने हैं जिनका जो उच्च न्यायालय है वो उनकी राजधानी से अलग है। मोस्टली तो राजधानी में होता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जो उच्च न्यायालय है वो राजधानी से अलग है। जैसे आपसे पूछे, बताओ केरल का कहां है? केरल का है एर्नाकुलम। राजधानी कहां है केरल की? तिरुवनंतपुरम। लेकिन हाईकोर्ट कहां है? एर्नाकुलम। ठीक। इसी तरह अगर आपसे पूछे, बताइए राजस्थान का कहां है? राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां है? जोधपुर। जबकि राजधानी कहां है? जयपुर। इधर राजधानी में लिखते चलो, थोड़ा याद ही हो जाएगा तुम। राजस्थान का
जोधपुर है उच्च न्यायालय, जबकि इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। फिर अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का, हाँ मध्य प्रदेश का भी अलग है। मध्य प्रदेश का कहाँ है? जबलपुर, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज, राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तराखंड का कहाँ है? राजधानी कहाँ है? हाँ उत्तराखंड का भी नहीं। राजधानी कहाँ है इसकी? दो राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण करके है कुछ, गैरसैंण, ठीक है। अगला छत्तीसगढ़, हाईकोर्ट इसका कहाँ है? बिलासपुर, जबकि इसकी राजधानी कहाँ है? रायपुर का नया नाम क्या है? ये बहुत दिन पहले हो गया, आपको नहीं पता है? इसी तरह आपसे पूछे गुजरात का कहाँ है? गुजरात का कहाँ है? अहमदाबाद। राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र का कहाँ है? और राजधानी? राजधानी भी मुंबई है। ठीक, इसके अलावा कोई ऐसा है? आपसे पूछेगा हरियाणा का कहाँ है? इसकी तो राजधानी चंडीगढ़ है। असम का? गुवाहाटी। राजधानी कहाँ है? दिसपुर। अब बाकी सारे याद आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां राजधानी किसका? हाँ उड़ीसा का भी नहीं है। हाँ उड़ीसा का कटक में है, राजधानी भुवनेश्वर है इसका। अच्छा, राजस्थान जो कटक लिखा था जोधपुर कर लो, फिर उसका कटक लिखा है कहीं? नहीं, गायब कर दिया लग रहा है कटक वाला ही। तो कटक के आगे उड़ीसा कर लो ना, और अगला लिख लो अलग से जोधपुर। असम का भी नहीं लिखा है? असम का ऊपर लिखा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या कि कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों का कारोबार देख रहे हैं, जैसे मान लो किसका? गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी गलत लिखा है इधर क्या? ये गुवाहाटी ऐसे लिखा देना, गोवा पहले आएगा। हमें लग रहा है ऐसा लिखा जाएगा गोवा। होगा जो भी है। देखो गुवाहाटी हाईकोर्ट कितने राज्यों का कारोबार देख रहा है? 4 राज्यों का। वो 4 राज्य आपको पता होना चाहिए। एक तो असम ही है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ट्रिक क्या बनाओगे? वैसे बन तो जाएगी, कोई जरूरत नहीं ट्रिक बनानी, ऐसे याद रखना। इसके बाद ध्यान रखना आपको मुंबई हाईकोर्ट। ये कितने राज्यों का देख रहा है? 3 राज्यों को। हाँ पहले 4 का था, अब ये 3 हो गए ना। एक तो महाराष्ट्र, गोवा, पहले 2 थे दमन दीव दादरा नगर हवेली, अब 1 हो गया
दमन दीव, दादर नागर हवेली, तो 3 राज्यों का कौन देख रहा है? मुंबई हाई कोर्ट। एक है एर्नाकुलम हाई कोर्ट, किधर है? ये केरल के साथ किसी और का भी देख रहा है, लक्षद्वीप का। एर्नाकुलम हाई कोर्ट ये किस किस का देख रहा है? केरल और लक्षद्वीप, 2 राज्यों का देख रहा है। हाँ, एक आपको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट कितने का देख रहा है? 3 का। एक तो चंडीगढ़, अरे भैया चंडीगढ़ अपने आप में यूटी है नहीं है, तो चंडीगढ़ का देखेगा। इसके अलावा पंजाब, इसके अलावा हरियाणा, तो इन 3 का कौन देख रहा है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट देख रहा है। तो ये वाले, हाँ कोलकाता भी है, सही। हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है उसका, नहीं चंडीगढ़ हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है ना हाई कोर्ट। तो कोलकाता हाई कोर्ट किस किस का देख रहा है? पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। मद्रास हाई कोर्ट किस किस का देख रहा है? तमिलनाडु और पौडुचेरी, इन 2 का देख रहा है। कुल हाईकोर्ट की संख्या कितनी है आपको याद रखना है? 25 है वर्तमान में। फिर अनुच्छेद 215 में क्या कह रहा है कि हाईकोर्ट कैसा होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय है कि जितने भी निर्णय होंगे हाईकोर्ट के वो कैसे होंगे? लिखित रूप में होगा। जैसे आपने इधर पढ़ा था अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। यहाँ किसमें दिया है? 215 में। फिर 217 में क्या दिया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके पद की शर्तें। कंप्लीट कर लो इसे, 3-4 आर्टिकल बचे हुए हैं। ट्रेन वाले अपनी ट्रेन की तरफ ध्यान दो। है कोई ट्रेन वाला? तो पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत है? कौन सा आर्टिकल अगला? 215 पढ़ा था ना? 215 तो बता दें। 217 किसकी बात कर रहा है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। मनोज 10 मिनट रुको अभी, ठीक है? हाँ होती नहीं है, 33+1, ठीक है। हाई कोर्ट जो होता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती है कि कितने न्यायाधीश रखे जाएंगे। ये भी देख लो 216 में क्या कह रहा है? हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? निश्चित नहीं, कार्य के आधार पर होती है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? 10 वर्ष तक क्या किया उसने? हाई कोर्ट में वकालत, अथवा अगर ये नहीं है तो 10 साल तक किसमें रहो? अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहो। इसके नीचे वाले जो भी होगा सब अधीनस्थ है हाई कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आएगा, सत्र न्यायालय भी आएगा, किसी में रहो। क्यों?
क्योंकि वहां परीक्षा हो रही है, उसके बाद तो आगे प्रमोशन ही है। हाँ, उसमें भी रहो, तहसील न्यायालय में न्यायाधीश नहीं होता है, वहां तो एडिशनल होता है, जैसे एसडीएम में, वो न्यायाधीश थोड़ी है। 10 साल तक अधीनस्थ न्यायालय में, इसमें कौन सी शर्त नहीं है, विधि वेता वाली शर्त यहाँ लागू नहीं होती है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कोई निश्चित न्यूनतम आयु नहीं है, इसके लिए न्यूनतम आयु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है, कार्यकाल कितना है, कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। अधिकतम आयु कितनी, ये अपने 62 वर्ष तक पद पे रह सकता है, अपने आयु के 62 वर्ष तक। कार्यकाल कितना होगा, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, वो 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। वेतन कितना होता है, वेतन जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन 2,50,000 रुपए प्रति माह। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं कितना होगा, 2,28,000। हजार में संख्या देख लेना, सही लगी है, 0। वो तो संसद सदस्यों का वेतन है, संसद सदस्यों का है। फिर अनुच्छेद 226, आप भली भांति परिचित हैं इससे। 226 क्या कह रहा है, हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। हाईकोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 6, जो आप पीछे पढ़ के आए हैं। हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। हाईकोर्ट कितनी प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 6 प्रकार की। 5 प्रकार की तो वही जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, एक रिट अलग जारी कर सकता है। और ये जो एक रिट होगी, ये मौलिक अधिकारों से अलग होगी। ये 5 रिटें किसकी, मौलिक अधिकारों की। एक रिट अन्य किसी मामले को लेकर जो केवल कौन जारी कर सकता है, हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपको कहां जाना है, अगर मौलिक अधिकारों का मामला नहीं है तो। जो हमने अनुच्छेद 32 जब पढ़ा था मौलिक अधिकार, तो सही से पढ़ा था वहां, ठीक। अगला अनुच्छेद कौन सा है, 231। इसमें यही कहा गया है कि जो पीछे बता दिया था कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट काम कर सकता है, अनुच्छेद 231 है। इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, 1 से 214 तो पूछे जाने वाला आर्टिकल है, शर्तें लगती तो पूछी जाएंगी। एक अनुच्छेद 215 और अनुच्छेद 226, 3 आर्टिकल याद रखिए। 214 जिसमें स्थापना की बात कर रहा है, 215 हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, और 226 हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, ठीक। उसके बाद इसकी शर्तें, इसके पद की योग्यताएं आपको पता होनी चाहिए। यहीं तक आज।